गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, अतिथि व्याख्याता, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। तो हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे समाजशास्त्र में जनजातियों की अवधारणा। अवधारणा में हम लोग देखे थे, परिचय को देख लिए थे जनजातियों का, और जनजातियों की परिभाषा को भी देखे थे। आज की क्लास में हम लोग जनजातियों का देखेंगे, अनुसूची जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। तो देखिए, कहता है कि विश्व के अधिकांश देशों की जनसंख्या का कुछ भाग जनजाति से संबंधित है ना। विश्व के लगभग अधिकांश देशों में जनसंख्या जो है आपका कुछ भाग जनजातियों से संबंधित है। और उसी में हम देखें तो भारत की जनसंख्या में जनजातियों के विशेष महत्व रखा है। जो भारत की जनसंख्या है उसमें जनजातियों के विशेष महत्व रखती है और उनकी जनसंख्या जो है वो भी अधिक है। तो वर्तमान में हम देखें तो जनसंख्या का जो टोटल जनसंख्या है उसमें 9 करोड़ जनसंख्या जनजातियों की है। ठीक है। और जब जनगणना हुई 1931 में तो इनकी जनसंख्या जो है, जनजातियों की जनसंख्या जो है 2 करोड़ 24 लाख थी, तथा छोटी बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या जो है 838 थी। जो जनजाति हैं उनकी संख्या 838 थी। ठीक है। जनजाति का जीवन एक लंबे समय तक बहुत उपेक्षित रहने के कारण स्वतंत्र भारत में संविधान के अनुच्छेद 242 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि उनके द्वारा किसी भी पिछड़े हुए आदिवासी समुदाय को एक जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है ना। जो भारतीय संविधान है उस संविधान में अनुच्छेद 342 जो है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि किस जनजाति को अनुसूचित जाति में जोड़ा जा सके। ठीक है। अर्थात कोई भी जनजाति को संविधान में अनुसूची में जोड़ने का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से जनजाति को सूची में किसी भी नई जनजाति के नाम जोड़ने अथवा निकालने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो संविधान है संविधान के 365 में राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के सलाह से जनजातियों के सूची में किसी भी नई जनजाति के नाम जोड़ने अथवा निकालने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जिन जनजातियों की एक समूह तैयार की गई उन्हीं जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ठीक है। अर्थात जो संविधान में 342 अनुच्छेद है उसमें जितने भी जनजातियों का नाम जोड़ा गया है ना, उन सभी को अनुसूचित जनजाति कहते हैं। समझ में आया होगा। सिंपल शब्दों में समझिए कि जो अनुच्छेद 342 है उसमें जितने भी जनजातियों का नाम जुड़ा हुआ है
है ना, जो उस सूची में 342 अनुच्छेद की सूची में जिनका नाम जोड़ा गया है, उन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ठीक है। अब अनुसूचित जनजातियों का निर्धारण करने के लिए कुछ मापदंड है, कुछ कसौटी हैं। तो उनके मुख्य रूप से हम देखें तो 4 कसौटी हैं। ठीक है, 4 कसौटी हैं। तो पहला यदि हम देखें तो जिसकी उत्पत्ति किसी जनजातीय समुदाय द्वारा हुई है ना, जिसकी उत्पत्ति जनजातीय समूह द्वारा हुई हो, हम किसको अनुसूचित जनजाति में जोड़ेंगे। अब उस जोड़ने के लिए भी एक कसौटी जारी की गई है ना, मतलब कि एक मापदंड निर्धारित की गई है। उसी मापदंड के आधार पर ही उस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जाएगा। तो पहला है जिसकी उत्पत्ति जनजातीय समुदाय द्वारा हुई हो, पहला कंडीशन। दूसरा है जो भौगोलिक रूपों से पृथक किसी पिछड़े क्षेत्र में निवास करती हो, भौगोलिक रूप से पृथक किसी पिछड़े क्षेत्र में निवास करती हो, है ना, अर्थात वैसा स्थान जहाँ पे पिछड़ा हुआ हो, है ना, मतलब विकास बहुत कम हुआ हो, वैसे स्थान पे यदि निवास करते हैं तो उनको भी इस सूची में जोड़ा जाएगा। और तीसरा जो कंडीशन है वह है आपका जिसका जीवन आदिम विशेषताओं से युक्त हो, है ना, अर्थात जिनका जीवन जो है वो प्राचीन विशेषता, है ना, आदि मानव की विशेषताओं से जुड़ा हुआ हो। तो चौथा कंडीशन है जिनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हो, है ना, अर्थात हर क्षेत्र जो है वह पिछड़ा हुआ हो। जैसे हम देखें आर्थिक में भी पिछड़ा हुआ हो, शैक्षणिक में भी पिछड़ा हुआ हो, राजनीतिक में भी हो, और सामाजिक क्रियाओं में भी पिछड़ा हुआ हो, अर्थात सभी क्षेत्रों में जिनका पिछड़ा हुआ रहेगा उन्हीं को हम इस अनुसूचित जाति में जोड़ सकते हैं। तो इन 4 कसौटियों का आधार जो है हम देखें तो सन 1952 में रखा गया था। अब उस समय लगभग हम देखें तो 212 जनजातियों के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषणा की गई थी, है ना। 1950 में जो है मात्र 212 जनजातियों को ही इस अनुसूचित जाति में घोषणा की गई थी। अनेक राज्यों के राज्यपाल के सलाह के आधार पर इस सूची में बहुत सी दूसरी जनजातियों के नाम को जोड़ा जाता रहा है ना, अर्थात जो राज्य है उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर ही इस अनुसूची में उनके नाम को जोड़ा जाता है। ठीक है। वर्तमान में यदि हम देखें तो भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़कर 551 हो चुकी है। ठीक है, वर्तमान में जो है अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो बढ़कर 551 हो चुकी है। और वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग आपका 8 करोड़ 43 लाख थी, है ना। कुल जनसंख्या का लगभग 8.20% भाग था। इस आधार पर वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 9 करोड़ से भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो 2001, है ना, 2001 में जो था वो आपका 8 करोड़ 43 लाख था, लेकिन वर्तमान 2000 यदि जब 21 की जनगणना होगी तो उस समय हम देखें तो लगभग 9 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। ठीक है।
होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना के द्वारा उनकी जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 365 भाग 4 में यह प्रावधान है। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा भी अनुसूची में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रत्याशियों का चुनाव करते समय अनुसूचित जनजातियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। है ना, जब सार्वजनिक सेवाएं जैसे हम देखें तो जब सरकारी जॉब के लिए होती है तो उनके लिए आरक्षण के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जब चुनाव आता है, इलेक्शन होता है, तो उस समय भी अनुसूचित जनजातियों हितों के लिए उनके पोस्ट के लिए भी विशेष ध्यान रखकर उनकी स्थान निर्धारित की जाती है। ठीक है, जनजातियों का नाम राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूची में सम्मिलित है। जो आपका 342 था उसमें हम देखें तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूची में सम्मिलित की गई है। उन अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं के आरक्षण की सुविधा दी गई है, जिसमें हम देखें तो जनजाति तथा अनुसूचित जनजातियों की भिन्नता केवल सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ेपन के अंतर से संबंधित है ना, अर्थात सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक और भौगोलिक, है ना, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ेपन के अंतर्गत से ही संबंधित होता है। जो पिछड़ा हुआ है उनको आगे लाने के लिए इस अनुसूची में उनको लाई जाती है और उनको विशेष ध्यान देकर विशेष व्यवस्था करके इन्हें समाज से ऊपर उठाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। अब आगे हम लोग देखते हैं जनजातियों की सामान्य विशेषता। ठीक है, सामान्य विशेषता कहने का तात्पर्य है कि व्यवहारिक रूप से जनजाति एक सरल समुदाय है ना। जो जनजाति हैं उनका व्यवहार जो है एकदम सरल होता है, सिंपल होता है। तो जनजातीय समाज इस कारण सरल होता है कि प्रत्येक जनजातीय गांव साधारणतः एक समूह का विस्तृत रूप होता है ना, अर्थात जहाँ पे भी ये रहते हैं एक विस्तृत समूह के रूप में रहते हैं, है ना। और सभी निवासियों के बीच जो है प्रत्यक्ष और घनिष्ठ तथा अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, है ना। ये जहाँ निवास करते हैं वहाँ प्रत्यक्ष और घनिष्ठ, है ना। प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, और घनिष्ठ मतलब पारस्परिक संबंध होता है ना। और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। अनौपचारिक मतलब कभी भी कहीं भी किसी भी समय मिल सकते हैं, लेकिन औपचारिक में ऐसा नहीं होता है, उसका एक नियम होता है, क्राइटेरिया होती है। लेकिन जनजाति में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, जनजातीय समुदाय में समूहों के प्रथाओं, परंपराओं और नैतिक नियमों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है ना। जो जनजाति होते हैं, ठीक है, उनको हम देखें तो प्रथा है, परंपरा है, नैतिक नियम है और व्यवहार है ना, उसका भी नियंत्रण रखा जाता है। और एक विशेष क्षेत्र के बाहर नहीं निकलते, है ना। जो अपना गांव है उसी क्षेत्र में अपना सभी आवश्यकता को पूरा करते हैं, है ना। एक विशेष क्षेत्र से बाहर निकलते, बाहरी लोगों
से भी इनका संपर्क बहुत सीमित होता है। जो बाहरी लोग होते हैं उनसे भी इनका मिलना जुलना बहुत कम होता है। अनेक दूसरी विशेषताओं के आधार पर भी एक जनजाति को ग्रामीण अथवा नगरीय समुदाय से पृथक किया जा सकता है ना। अर्थात यदि हम देखें तो जनजातियों को ग्रामीण और नगरीय समुदाय से पृथक किया जा सकता है ना। जो जनजातीय लोग का जीवन शैली है और नगरीय जीवन शैली है उसमें आसानी से इनको अलग अलग देखा जा सकता है। उनके हर वर्ग के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, उनका संस्कृति के आधार पर भी इनको अलग अलग किया जा सकता है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए कहता है कि पहला एक क्षेत्रीय समूह होता है, ए टेरिटोरियल ग्रुप, है ना। अर्थात जनजातियों के क्षेत्रीय समूह कहा जाता है। जो जनजाति होते हैं उनका एक क्षेत्रीय समूह होता है। और एक जनजाति के सभी व्यक्ति किसी निश्चित भूभाग पर ही निवास करते हैं, है ना। एक निश्चित भूभाग पर ही निवास करते हैं, है ना। और निश्चित भूभाग में साथ साथ रहने के कारण ही उनमें दृढ़ सामूहिक भावना विकसित हो जाती है ना। अर्थात जब व्यक्ति एक ही जगह पर रहता है तो वह एक दृढ़ सामुदायिक भावना विकसित हो जाती है। अर्थात हम की भावना विकसित होती है ना। मैं की भावना नहीं बल्कि हम की भावना विकसित होती है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे से दृढ़ पारस्परिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और हम देखें तो एक जनजाति के लोग किसी बाहरी समूह के लोगों को क्षेत्र में आने से रोकते हैं, है ना। जो उनकी क्षेत्र होता है उसमें बाहरी लोगों का भी आने के लिए रोक लगाते हैं। जैसे यदि हम देखें तो जो झारखंड का क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने लगाने के लिए, लेकिन वहाँ के जो जनजाति थे वे उनको कभी एग्री नहीं किए कि आप यहाँ पे आकर और कल कारखाने लगाइए, है ना। तो इसीलिए जो है ये लोग जनजाति जो लोग होते हैं वे बाहरी लोगों का अपने क्षेत्र में आने से भी रोकते हैं। यह भूभाग कोई जंगली, पठारी, सीमांत प्रदेश अथवा पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है जहाँ पे इनका निवास स्थान होता है। वह जंगल में भी होता है, आप जानते ही हैं कि जो जनजाति होते हैं, है ना, वो जंगलों में रहते हैं और सीमांत प्रदेश में होते हैं, है ना। अर्थात वैसे स्थान जहाँ पे दो राज्यों का संगम होता है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है वहाँ पे भी ये रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनका जो पहली विशेषता है वह है एक क्षेत्रीय समूह के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य भाषा होता है, कॉमन लैंग्वेज होता है ना। अर्थात हम देखें तो अपनी एक अलग भाषा होती है तथा इसी भाषा के माध्यम से एक जनजाति लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। अर्थात एक भाषा होती है जिसके द्वारा जनजाति अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं और भाषा की समानता जनजातीय संस्कृति को प्रभावपूर्ण बनाती है तथा लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखती है ना। जो भाषा होती है वो लगभग कॉमन होती है, सामान्य होती है, सभी वो ऐसे व्यक्ति उस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए होते हैं क्योंकि जब तक से हम भाषा के ज्ञान ना हो तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ सकते, और वो भी वैसी भाषा हो
जो हम भी जानते हों और जो हमारे सामने का व्यक्ति है वो भी जाने, उसे भी उसके बारे में नॉलेज हो, तब जाकर हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और नहीं तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग यदि हिंदी बोलते हैं, यदि कोई सामने का व्यक्ति है वह अंग्रेजी बोलता है, तो हमारी संबंध नहीं बन पाती है। लेकिन जब हम दोनों का जब भाषा एक होती है, यदि हम भी हिंदी हैं और जो हमारे सामने का व्यक्ति है वो भी यदि हिंदी बोलता है, तो हम लोग आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विस्तृत आकार होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश जनजातियों का आकार काफी बड़ा होता है ना। कुछ ऐसी जनजाति हैं जिनकी संख्या कम है, बाकी इनकी जनसंख्या बहुत अधिक होती है ना। यदि हम देखें संस्थाल के, गोंड का, भील का, ऐसे जनजाति हैं जिनका प्रत्येक जनसंख्या लगभग 30 लाख से भी अधिक है। और ये जनजाति बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है ना। यदि हम देखें तो संस्थाल लगभग झारखंड में अच्छे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। गोंड जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, और भील जो आपके राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में है। ठीक है। अगला जो है आपका अंतर्विवाही समूह, इंडोगेमी ग्रुप। जो जनजातियां है वे अंतर्विवाही समूह हैं, अर्थात जो विवाह करते हैं वो अपने ही जनजाति में विवाह की रस्म करते हैं, और अपने गोत्र से बाहर विवाह करने का भी प्रचलन है। अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं, है ना। लेकिन अपने ही जनजाति में वे विवाह के जो संस्कार हैं उसको करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति होती है, कॉमन कल्चर होता है ना। अर्थात हम देखें तो जनजातियों की संस्कृति में व्यवहार के कुछ विशेष नियम, प्रथाओं और परंपराओं, धार्मिक विश्वासों और जादुई क्रियाओं का समावेश होता है ना। अर्थात हम देखें तो लगभग सभी जनजातियों में विशेष नियम होते हैं, प्रथाएं होती हैं, है ना। और धार्मिक विश्वास और जादुई क्रियाओं का भी समावेश होता है। ठीक है। जनजातियों के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय मुखिया और दूसरे प्रभावपूर्ण लोगों का कार्य जनजातीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखना होता है ना। अर्थात जो मुखिया होता है वह लोक कार्यों को एकता और सुदृढ़ता बनाए रखना होता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक आत्मनिर्भरता। जो जनजाति होते हैं वे सेल्फ डिपेंडेंसी होते हैं, है ना। वे किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। यदि हम देखें तो परंपरागत रूप से शिकार करना, खाने योग्य पदार्थ का संग्रहण करना तथा जंगलों से जड़ी बूटी और लकड़ी एकत्रित करके आसपास के कस्बों में बेचना अधिकांश जनजातियों का आजीविका मुख्य साधन रहा है ना। जैसे हम देखें तो जनजाति शिकार करते हैं, हंटिंग, ठीक है, खाने योग्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, जड़ी बूटी का एकत्रित करते हैं और उसे बेचकर अपनी आजीविका का साधन बनाते हैं, है ना। बहुत से ऐसे जनजाति हैं जो कृषि, दस्तकारी, पशुपालन, गृह उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। और अनेक ऐसे जनजाति हैं जो वस्तु विनिमय के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अर्थात एक दूसरे का अपनी अपनी वस्तुओं को आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, है ना। जैसे हम देखें तो
किसी के पास यदि चावल है और किसी के पास गेहूँ नहीं है, तो वो व्यक्ति एक दूसरे से गेहूँ और चावल का आदान प्रदान करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसको हम लोग देखें तो वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो जो जनजाति होते हैं ना, वो आत्मनिर्भरता होती है, सेल्फ डिपेंडेंसी होती है। एक जनजाति है ना, वो सारा कार्य खुद से ही कर लेता है, सभी वर्क को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है ना। प्रत्येक जनजाति में मुखिया और वयोवृद्ध लोग की पंचायत द्वारा व्यवहार का नियम निर्धारण करके व्यक्ति के आचरणों पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, इस नियम के प्रभाव सरकार के कानूनों को ही तरह होता है। ठीक है, व्यक्ति को मिलने वाले दंड अथवा पुरस्कार का निर्धारण जनजाति के वयोवृद्ध काउंसिल ऑफ एल्डर्स के द्वारा होता है ना। अर्थात यदि हम देखें तो जो जनजाति होती हैं उनमें भी पंचायत होती है, और यह पंचायत जो है सरकार के कानूनों की तरह होती है। इस नियम को पालन करना सभी को होता है, अनिवार्य होता है, और यदि कोई उसके नियमों को तोड़ता है तो उसे दंड भी मिलता है, और उसके कार्य को यदि अच्छे से निर्वहन करता है तो उसको पुरस्कार भी मिलता है। और यह पुरस्कार देने का कार्य कौन करता है? तो उस जनजाति के जो वयोवृद्ध होते हैं ना, है ना, वृद्ध जन का जो परिषद होता है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, वही इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो जनजातियों में जो है आपका स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पृथक धार्मिक विश्वास। पृथक धार्मिक विश्वास, जनजातीय धर्म में आत्मावाद, मानववाद और प्रकृति की पूजा की प्रधानता है ना। इनकी जो धार्मिक विश्वास है वो आपका आत्मावाद है ना। आत्मावाद मतलब जो आत्मा होती है, आत्मा और परमात्मा होता है ना, तो आत्मा में इनका विश्वास होता है, और मानववाद होता है। ठीक है, अर्थात जिस तरह से हम हिंदू ईश्वर को मानते हैं, उसी प्रकार से जनजाति भी मानववाद को मानते हैं, और प्रकृति की पूजा की प्रधानता होती है ना। प्रकृति की पूजा की प्रधानता का अर्थात हुआ कि हम लोग देखें तो बादल की पूजा करते हैं, वर्षा का पूजा करते हैं, सूर्य का पूजा करते हैं, नवग्रह का पूजा करते हैं, है ना, वनस्पति का पूजा करते हैं, मिट्टी का पूजा करते हैं। ठीक है, और पशुओं की भी पूजा करते हैं, जैसे गाय है ना, उनकी भी पूजा करते हैं। अर्थात हम देखें तो पृथक धार्मिक विश्वास में जो है ना, धार्मिक का भी प्रधान होता है, और धार्मिक विश्वासों से जादुई क्रिया से संबंधी विश्वास से इस तरह से घुले मिले हैं, इन्हें धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है ना। जो जनजाति हैं वे धार्मिक बहुत अधिक विश्वास होते हैं, और जादुई में भी, है ना। जादुई देखें जिसको हम लोग देखते हैं काला जादू और सफ़ेद जादू, है ना। जैसे हम लोग देखें तो एक काला जादू जिसके द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है, और सफ़ेद जादू जो लोगों को उस समस्या से निदान देते हैं। ठीक है, इसके सिद्धांत को भी हम लोग थोड़ा आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मेलानिस्की का सिद्धांत है, फ्रेजर का सिद्धांत है ना, काला जादू सफ़ेद जादू, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। और हम देखें तो जनजाति धर्म की बहुत सी विशेषता हिंदू धर्म में बहुदेववाद है, आत्मा संबंधी विश्वास है, पुनर्जन्म संबंधी विश्वास की भी मिलती जुलती है ना। बहुदेवतावाद है, मतलब कि बहुत सारे देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का देवी देवता और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक समरूप समुदाय होते हैं, ए होमोजेनियस कम्युनिटी, है ना। अर्थात एक जनजाति के लोगों के प्रजातीय लक्षणों में समानता होती है ना। जो प्रजाति होती है उसमें समानता होती है,
ठीक है। और लोगों के जीवन स्तर में अधिक विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है ना, मतलब सभी एक क्या होते हैं, समान होते हैं, बहुत अधिक विभिन्नताएं नहीं मिलती है, एक समान, एक कॉमन होती है, एक कॉमन स्वरूप, एक कॉमन विचार, है ना, उनका जीवन शैली सब एक समान है। उनके बीच में जातियों के तरह ऊंच नीच का कोई संस्करण नहीं होता है। जो जनजाति होते हैं ना, उनमें ऊंच नीच की भावना या ऊंच नीच का संस्करण नहीं होता है, और एक दूसरे के एक समान समझते हैं, ठीक है। और एक जनजाति के सदस्य समान प्रौद्योगिकी के द्वारा ही खेती अथवा दस्तकारी के कार्य करते हैं। सामूहिकता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो आज विशेषीकरण का अभाव हमें देखने को मिलता है जनजातियों में। ये स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, एक विशेषीकरण नहीं होता है, इनमें सामान्यीकरण होता है, अर्थात हर कार्य को करने का इनमें क्षमता होती है, ठीक है। राल्फ पिंडिगटन महोदय जो है उन्होंने जनजातियों के 5 विशेषता बताए हैं। पहला बताया उन्होंने, जनजातीय समाज को एक निरक्षर समाज कहा जाता है, अर्थात जनजाति में लेखन या लिपि का अभाव होता है ना। जो जनजाति हैं उनमें लेखन या लिपि नहीं होता है, कम पढ़े लिखे होते हैं। जनजातीय समाज एक सरल समाज होता है, ठीक है, और अनेक सामाजिक समूह जैसे परिवार, गोत्र तथा अर्धांश के आधार पर होते हैं, और घनिष्ठ एवं अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। जनजातीय विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का निर्धारण नातेदारी अथवा क्षेत्र के आधार पर होता है। जनजातियों में प्रौद्योगिक विकास का स्तर निम्न होता है, और मौलिक रूप से विशेषीकरण और श्रम विभाजन का अभाव देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनजाति एवं जाति। तो आप लोग को इसमें जो समझ में नहीं आया होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और यदि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि जब भी हम नए वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।